वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको 12th क्लास से चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ह्यूमन के लाइफ में। तो सबसे पहले माइक्रोब्स किस तरह से हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस एक मिक्सचर होती है गैसेस का, जो कि प्रोड्यूस की जाती है कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की हेल्प से, और जिसको हम बाद में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो मेनली बैक्टीरिया जो होगा वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। वो सेलुलोज मटेरियल के ऊपर काम करता है और उसे मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। मेनली जो गैस यहाँ पे बनती है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस जो मेनली बनती है। ठीक है, मीथेन के साथ साथ में कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इन सभी गैस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं, जो कि इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और कॉमन जो बैक्टीरियम इसमें है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया एक्चुअली मेनली जो अपने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीरियस ट्रीटमेंट जो पढ़ा था, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर आपने पढ़ा था एनारोबिक डाइजेशन। तो एनारोबिक जो डाइजेस्टर होता है उसमें हमारे पास ये बायोगैस प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा ये माइक्रोब्स हमारा प्रेजेंट होता है एनिमल्स के, जो कैटल होते हैं उनके ह्यूमन के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर में यहाँ पे 4 आपको पार्ट नज़र आएंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ ह्यूमन, सेकंड पार्ट इज़ रेटिकुलम, एबोमेसम और थर्ड पार्ट क्या था, ओमेसम। तो हमारे पास ये 4 पार्ट स्टमक के होते हैं कैटल में। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम ह्यूमन है, तो इस ही पार्ट के अंदर ये मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर क्या करता है, कैटल को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। तो कैटल के जो खाना खाया है कैटल ने, यानी कि जो स्टार्च या जो भी इसने फूड लिया है, जैसे कि प्लांट्स को खाया है, तो प्लांट्स में मेनली क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ये मिथेनोजन जो है हेल्प करता है कैटल की। और कहाँ पाया जाता है, ये ह्यूमन में पाया जाता है। तो ये हमारे पास आपका जो मैंने काम बताया किसका होता है, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, तो वो जो सेलुलोज मटेरियल होता है वो फूड जो है कैटल का उसने खाया था, उसके ह्यूमन में जाता है। ह्यूमन में ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो एक्सक्रीटा होता है, यानी कि जो वेस्ट होता है कैटल का, जिसे हम गोबर कहते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में क्या होता है, ये चीज़ पाई जाती है, ये माइक्रोब पाया जाता है। और इसी माइक्रोब का हम यूज़ करते हैं फिर बाद में गोबर गैस प्लांट में। तो इसमें कैसे करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे एक मिक्सिंग टैंक नज़र आ रहा है, जिसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग टैंक के अंदर हम डंग वाटर, जो हमारे पास गोबर होता है और वाटर को दोनों को मिक्स करके यहाँ पे डालते हैं, और उससे बनता है बाद में स्लरी। फिर स्लरी जो डालने के बाद वह इनलेट पाइप से क्या होता है, डाइजेस्टर में जाता है, जो बीच में एक बड़ा सा टैंक होता है। डाइजेस्टर में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ समय बाद गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे गैस बनेगी तो इसके ऊपर एक मेटल गैस होल्डर बना हुआ है मेटल का, ये धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। अब जो गैस यहाँ पे बन गई है, वो गैस क्या करेगी, यहाँ पे एक पाइप के द्वारा क्या होती है, आपके घर के हाउस में पहुँचा दी जाएगी। अब वहाँ पर क्या करा, इसके बाद में जो पाइप आई है उस गैस का आप यूज़ कर सकते हो आपके घर में कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, या किसी और पर्पज़ के लिए जिससे आप इसको यूज़ करना चाहें। अब जो हमारा डाइजेस्टर में जो बाकी वेस्ट बच जाता है, वो आउटलेट पाइप के द्वारा हमारा ओवरफ्लो टैंक में पहुंच जाता है। और उस टैंक में जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा अब ये सेलुलोज मटेरियल है वो अच्छे से और डाइजेस्ट हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर्स का काम करेगा। तो इसको क्या किया जाता है, बाद में यहाँ से निकाल के फर्टिलाइज़र्स की तरह यूज़ किया जा सकता है अपने फील्ड के खेतों में। अब इस टेक्निक को जो मैंने डेवलप जो करने में मेन रोल था, वो हमारे पास IARI का रोल था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथ में इसके काम जो किया था वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने किया था। तो इस तरह से हमारे पास माइक्रोब्स जो हैं हेल्प करते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करने में। अगर आपने आसपास कहीं बायोगैस प्लांट को देखा होगा तो उसको आपको देखने में, स्टडी करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स बताने से पहले मैं आपको बायो कंट्रोल बताना चाहूँगा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। बायो कंट्रोल का मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा प्लांट, पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करना। व्हाट इज इट मीन्स, इट यूज टू कंट्रोल plant pest and diseases by using biological methods।
आप जानते हो कि मॉडर्न सोसाइटी में हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पोल्यूट भी करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो और हमारी सॉइल जो होती है, इसमें बहुत सारे वीड्स को हटाने के लिए हम वीडिसाइड्स केमिकल का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि इस तरह से एनवायरनमेंट को बार बार हार्म होता रहे, तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमारी लैंड क्या है, क्लियर रहे। आप सभी जानते हो फूड चेन के बारे में। इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है ईट करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, प्रीडेटर जो है अवेलेबल होते हैं। तो सेम होता है प्लांट के केस में। अब प्लांट्स को जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि एफिड और मॉस्किटोज, तो इनको खाने के लिए हमारे पास दो स्पेशल तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जिसका नाम है लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज। ये आपके सामने एक लेडी बर्ड है। लेडी बर्ड जो होता है वो एफिड्स को खा जाता है और एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और इस तरह से ये हमारी पॉपुलेशन का फील्ड को क्या करेगा, क्रॉप को बचाएगा एफिड्स से। सिमिलरली जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, ये मॉस्किटो को किल करता है, और ये मॉस्किटो को किल करने से हमारे क्रॉप को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करता है। अब मॉस्किटो क्या करते हैं, जो हमारे पास सैप होता है, यानी कि स्वीट जूस होता है प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लोएम में ट्रैवल कर रहा होता है, उसे क्या करते हैं, वो सक कर लेते हैं, जिससे हमारे प्लांट को नुकसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे और इस तरह से हमारे पास एजेंट है जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया जो है एक, जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis, शॉर्ट में इसको हम बीटी कहते हैं। अब बीटी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉटन प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमने क्या किया है, इसका जीन जो है कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिससे हमने बीटी कॉटन प्लांट बनाया है। अब ये जो बीटी होता है माइक्रो, हमारे पास सेशे में अवेलेबल होता है, और इस सेशे का हम स्प्रे कर सकते हैं किसी प्लांट के ऊपर। स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारे पास कैटरपिलर होता है, वो जो उसको इंसेक्ट खाता है लीफ को, तो लीफ को खाने के बाद आप ऊपर एक इमेज में देख रहे होगे कि वो क्या कर गया है, ब्लैक होके मर गया है, डेथ कर गया है, और नीचे आप लाइव कैटरपिलर को देख रहे हो। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं बीटी हमारे पास जो अभी आपको बताया सैशे का, तो उसको स्प्रे करने के बाद क्या होता है, हमारे पास ये कैटरपिलर मर जाता है। तो इस तरह से हमारे क्रॉप को क्या होता है, ये इंसेक्ट से प्रोटेक्शन हो जाती है। और साथ ही साथ ये बीटी जो हमने स्प्रे किया है, ये ना ही तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बैक्टीरिया ही है, और बैक्टीरिया एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो आपने देख रहे होगे, ये कॉटन का सामने बॉल नज़र आ रही है, और ये इंसेक्ट इसको अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉटन की क्रॉप में काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक अटैक से रोकने के लिए हमने स्पेशल तरह का प्लांट बनाया है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो इसके बाद आपको मैं एक और बता दूं कि प्लांट्स के रूट में क्या होता है, ट्रीटमेंट एक स्पेशल तरह का फंगस होती है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ये फ्री लिविंग फंगस होती है और रूट सिस्टम के साथ पाई जाती है, और ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव होता है बहुत सारे प्लांट के पैथोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, ये प्लांट जो की रूट पे कवर कर जाता है, उसके एरिया को सराउंड कर लेता है, और प्लांट का फिर उसके आसपास किसी माइक्रोब को आने नहीं देता। सिमिलरली बकौलो वायरस एक ऐसा पैथोजन है, बकौलो वायरस एक पैथोजन है। पैथोजन हम उन्हें कहते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब होते हैं, लेकिन ये डिजीज़ जो है ये सभी को नहीं करता, ये सिर्फ एक स्पेशल तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही नुकसान पहुंचाता है, या इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कुछ स्पेशल तरह के इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स, जो कि हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये वायरस बहुत ही अच्छा हमारा रोल प्ले करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक और इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका जो असर है प्लांट्स, बाकी मैमल्स, बर्ड्स और फिशेस पे नहीं होता, और सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है जिनके ये के लिए कैपेबल बनाया गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो था हमारे पास कंट्रोल करने के लिए कि हम पेस्ट से और डिजीज़ से कैसे बचाएं। अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि हम फर्टिलाइज़र्स की जगह पे बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी फर्टिलिटी क्रॉप की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें मैं बायो फर्टिलाइज़र्स का नाम बताना चाहूँगा। हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, और इसलिए इनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, इसके अलावा एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं
जो कि क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस अगर ये नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज़ कर देगा तो हमें स्पेशली अलग से फर्टिलाइजर्स का इस पर डालना नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारे क्रॉप को क्या हो गया, बेनिफिट हो जाता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, एक माइकोराइज़ा होता है। माइकोराइज़ा आप जानते हो कि फंगस का जब प्लांट के साथ में क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है रूट्स के साथ में, तो उसे माइकोराइज़ा कहते हैं। और ये क्या करता है, प्लांट्स को फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, जो कि आसपास की सॉइल होती है। तो इस तरह से प्लांट को क्या होता है, बेनिफिट होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे कि एनापिडिया नोस्टिक ऑसिलेटोरिया। ये क्या करते हैं, हमारी जो फील्ड है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने का काम करते हैं और एक जो न्यूट्रिएंट कम हो गए हैं उनको दोबारा से रिप्लेनिश कर देता है, यानी कि रिफ़िल कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास के माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स कैन एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स और इसका यूज़ भी किया जाता है। आपके सामने एक ऑसिलेटोरिया का ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये ऑसिलेटोरिया है, ये नोस्टॉक और एनाबीना का डायग्राम है और हमारे पास ये सैशे में अवेलेबल होते हैं और इसको हम इनको परचेज़ करके क्या कर सकते हैं, फील्ड में डालकर इनसे हम बेनिफिट ले सकते हैं और स्पेशली हमें अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।